हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को 11th क्लास का फ़िज़िक्स का सिलेबस है जो वो बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था आपको अच्छे से। जितने भी चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं उनके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम ये सिलेबस के रिगार्डिंग ही एक दो टॉपिक करेंगे। ये सिलेबस नहीं है, ये वो है जो सिलेबस के अंदर आएगा। थोड़ा बहुत वो चीज़ें हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने इस तरह से ली हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं कल को उनको भी प्रॉब्लम ना हो जब वो साइंस चूज़ करें, जब वो फिज़िक्स को स्टडी करें तो उनको ये लगे कि हाँ हमें भी आती है, हम भी इंग्लिश मीडियम कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं होता, गिनी चुनी 20-30 टर्म होती हैं कि जो बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगती हैं कि नहीं ये क्या है, हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन वो सिर्फ 10-15 दिन की बात होती है। 10 से 20 दिन के बाद बच्चे इतना हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो हिंदी वाला भूल ही जाते हैं, ठीक है। सेम मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है। आज मुझे मतलब थोड़ा बहुत ना ट्रांसलेशन देखनी पड़ी एक दो चीज़ों की। जब मैं ये कर रही थी आपका, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इवन खुद मैंने 10th को हिंदी मीडियम किया है। मैंने 10th तक मेरे पास हिंदी मीडियम था। 11th में ही मतलब ये जब नॉन मेडिकल चूज़ की तभी इंग्लिश मीडियम हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी इंग्लिश की इतनी हैबिट बन चुकी है कि अब हिंदी बहुत टफ लगने लगती है, खासकर साइंस, ठीक है। वैसे नहीं, साइंस के उसमें अगर बात करें तो कोई बात नहीं, आपको नई डिफ़िकल्टी लगने देंगे बिल्कुल भी, ठीक है बच्चे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सम बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। पूरी फिज़िक्स में यही चीज़ें चलेंगी, कोई सा भी चैप्टर हो ये चीज़ कहीं नहीं जाने वाली। कहीं ना कहीं बीच में टॉपिक के बीच में इनका जिक्र होता ही रहेगा। और ये कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि ना कभी आपने देखी, ना सुनी, ना एक्सपीरियंस की। जब भी साइंस को पढ़ना शुरू किया था ये चीज़ें तभी आपके सिलेबस में इंक्लूड होगी थी, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने उस टाइम क्रैमिंग की थी, अब आप समझ के करोगे, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छा हो गया, उसमें मैच्योरिटी आ गई है। तो शुरू करते हैं बच्चे। फर्स्ट है जो यहाँ पे, दैट इज़ डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं दूरी। हिंदी में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दूरी। तो दूरी क्या होती है? एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक गए, वहाँ पे जो आपने लेंथ कवर की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये मैंने दिखा रखा है पॉइंट ए पॉइंट बी। ए टू बी जब जाते हैं तो वो जो लेंथ है 2 पॉइंट्स के बीच की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है? विस्थापन। वो डिस्टेंस था एंड दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका विस्थापन होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है? एक बार फिर से सुनो ये अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये हमारा पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ है जो वो कवर किया गया है। जैसे अभी ये एग्जांपल है, ए टू बी गया, बी टू सी गया और फिर सी टू वापस वो क्या हो गया? ए की तरफ चला गया, है ना। तो यहाँ देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या होगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी हमारी ए थी और फाइनल भी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने आपका चलना भी ए से शुरू किया था और वो रुका भी ए पे आकर है, ठीक है। सपोज़ कि आपने किसी को देखा स्टार्टिंग में वो एक पोजीशन पे था, 10 मिनट बाद वो राउंड लगा के वहीं पे आ गया। अब उसने खुद ने तो खुद को पता है उसको कि मैंने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो वो वहीं पे है, ठीक है ना। वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, ओके, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन और डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट की आप एक और डेफिनेशन करते होते हो 9th क्लास में जब आपने किया था ये, वहाँ पे हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द पॉइंट्स, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और अगर मैं यहीं पे इसी ट्रायंगल में डिस्टेंस की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी? ए टू बी गए ए बी टू सी गए बी सी और सी टू ए गए सी ए, ठीक है। सपोज ए बी आपका 5 था, 5 मीटर, बी सी भी आपका 5 मीटर और सी ए भी आपका 5, तो डिस्टेंस यहाँ टोटल क्या होगी? 15। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होगा यहाँ पे? 0, ठीक है बच्चे। जो डिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो डिपेंड करती है। इसीलिए जो चीज़ इस पे डायरेक्शन पर डिपेंड करती है वो आपकी वेक्टर होती है और जो नहीं करती वो आपकी स्केलर होती है। आपने पढ़ा है ना, अदिश राशि, सदिश राशि, ये वही है आपका, ठीक है।
उसके बाद थर्ड हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है स्पीड, चाल, जिसको आप मैथ में भी पढ़ते हो, है ना। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। यही आपका स्पीड है जो फिज़िक्स में भी आएगा, और 8th 9th की साइंस में भी आपने अच्छे से किया है, 10th में भी, 11th में भी आपका ये आएगा, ठीक है। 11th की फ़िज़िक्स कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है, बेसिक अच्छे से कर रखे हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो स्पीड यानी कि चाल, स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि एक गिवन टाइम के अंदर जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। एक दिए गए समय में किसी भी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, वो उसकी क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है। और स्पीड है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। देखो डिस्टेंस हमारी क्या थी, स्केलर, टाइम तो स्केलर ही होता है ना। टाइम तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, 10 सेकंड 20 सेकंड। कभी ऐसे सुना है कि 10 सेकंड ईस्ट की तरफ 10 सेकंड वेस्ट की तरफ, नहीं होती ना वो चीज़। तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर होती है। फोर्थ है जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेग। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ ध्यान से देखो, स्पीड में जो था वो लिखा था मैंने डिस्टेंस, वेलोसिटी में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बस फिज़िक्स में जो ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि गिवन टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि वेलोसिटी भी पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो चीज़ें डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं। सो यहाँ से कंक्लूज़न हमारा क्या निकलता है, जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो भी क्या है, वेक्टर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ एक्सेलरेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप इसको पढ़ते हो त्वरण, इसको हम क्या पढ़ते हैं, त्वरण, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से, स्मॉल ए से। ये भी फिज़िक्स में फिक्स होता है, जैसे मैंने इसको स्मॉल ए ही लिखा है, आप इसको कैपिटल ए नहीं लिखोगे, मतलब लिख तो सकते हो लेकिन आपको फिर वहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हेयर कैपिटल ए डिनोट्स या डिफ़ाइन द एक्सेलरेशन, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम हम इसको स्मॉल ए ही लिखते हैं। तो जो अभी तक चलता आ रहा है कोशिश करना आप उसी के साथ चलो, ठीक है। अपना अलग रूल बनाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि गिवन टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो क्या होती है, त्वरण होता है। क्या होता है वो, त्वरण। और जो वेलोसिटी है हमारी, ये क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। अब जो कोई चीज़ वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी तो वो खुद के डायमेंशन भी उसके किसके आ जाएंगे, वो भी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी वो खुद भी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है वो उसके। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ये भी यहाँ पे क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम एक यही सीरीज़ रखेंगे। ये जैसे आज मैंने 5 करवा दी, अब मैं कल को कोशिश करूँगी आपको थोड़ी ज़्यादा करवाऊँ, ठीक है। 5 की बजाय 7 या 8 करवाऊँ। शुरू में एकदम मैं ज़्यादा करवाती तो आप थोड़ा कंफ्यूज होते, आपको मतलब समझने में मुश्किल होती है। आज 5 कर ली तो कल को 7 समझने में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको चीज़ों की जैसे जैसे नॉलेज होगी आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। ओके बच्चे, इसके बाद हम इनके एक बारी फार्मूला शीट तैयार कर लें। एक बारी फार्मूलाज करने के बाद फिर मैं आपको इनके यूनिट्स करवाऊंगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में यूनिट्स की एक अलग ही वैल्यू है। जिस स्टूडेंट्स को यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, यूनिट जिनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कभी उनको न्यूमेरिकल्स में नहीं प्रॉब्लम होगी, कभी उनको कंसेप्ट बिल्डिंग में नहीं प्रॉब्लम होगी। और इवन के जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिफ़ाइन करना होता है, जो स्टैंडर्ड हम 1 के लिए करते होते हैं, तो ना आपको कभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है बच्चे। अपनी तरफ से मैंने कोशिश यही की है कि आई थिंक सो आपके लिए यही ज़रूरी था सिलेबस को शुरू करने से पहले। सिलेबस पूरा साल ही करना है, एक बार सिलेबस शुरू हो गए तो सिलेबस पे ही चिपके रहना है। ये थोड़ा टाइम है कि चलो 10th क्लास के अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं, 1-2 एग्ज़ाम रहते हैं मेरे ख्याल से। तो इसमें हम कुछ ऐसा काम करें कि बच्चों को जैसे ही टाइम लगे वो इसको देखें और उनको लगे कि हमें ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और जब आपको लगेगा ना कि हाँ बस फिज़िक्स में यही है,
तो मेरे ख्याल से साइंस चूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्लास में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छे से बूस्ट भी होगा। आपको पहले ही चीज़ों का पता होगा। टेंशन ना लो, जैसे ही आपका 11th का स्कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट होगा उससे पहले मैं आपका सिलेबस यहाँ पे अपने चैनल पे शुरू कर दूँगी। ठीक है, बस आपने कनेक्ट रहना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई और क्वेरी हो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करवाओ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपके अकॉर्डिंग ज़रूर चलूँगी। ठीक है, कुछ और सजेशन हो तो वो भी बता देना। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही है और जो मैं करवाती हूँ उसको साथ के साथ अपने नोट्स है जो तैयार करते जाना। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करवाती, सिर्फ 1 पेज है ये। ठीक है, डेली ऐसे ही 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं होगा काम। इतना ही होगा, इतना ही कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मुझे पता है। ठीक है, फ़िज़िक्स में ज़्यादा काम नहीं किया जाता। बस ये किया करो कि जितना मैंने करवाया ऐसा हो कि अगले दिन अगर मैं क्लास में पूछूं तो आप उसको आंसर कर सको। ठीक है, रिप्लाई आपके पास होना चाहिए। इतना एनफ होता है अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।